नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। खबर बड़ी चौंकाने वाली है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस पर चौंकने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जो वहाँ के डेमोक्रेट हैं, वो किस तरीके के तत्वों और व्यक्तियों और फोर्सेस के साथ कनेक्टेड रहे हैं और किनके द्वारा वित्त पोषित रहे हैं। एक ऐसा ही चेहरा जो भारत के विरोधी हैं और भारत में भी नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, और खुलेआम उन्होंने कहा है कि साहब, भारत में भले ही लोकतंत्र हो, पर नरेंद्र मोदी लोकतंत्र विरोधी हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था, मैं जॉर्ज सोरोस की बात कर रहा हूँ, ये ऐलान कर दिया था कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हम नहीं आने देंगे, और इसके लिए एक मोटा फंड भी उन्होंने कहा था कि मैं खर्च करने को तैयार हूं। और जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारे देश में कोई आंदोलन छिड़ते हैं या जिस तरह की बयानबाजी होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जनसभाओं में, और जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो मीडिया में भी ये बात कही जाती है कि साहब, ये सब जॉर्ज सोरोस के इशारे पर फुदक रहे हैं। खबर ये है कि जो बाइडन, जो 19 जनवरी को विदा हो रहे हैं राष्ट्रपति पद से, और 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद फिर वापसी हो रही है, उन जो बाइडन ने कुछ लोगों को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया है। और ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले जॉर्ज सोरोस भी हैं। तो साहब, जॉर्ज सोरोस को जाते जाते बाइडन साहब अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आपके चिर परिचित चेहरे, हमारे मित्र भी और जुड़ रहे हैं, अपने आदि अचिंत साहब। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। तो साहब, क्या करा रहे हैं आप? सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलवा रहे हैं, और बाइडन साहब जाते जाते। वो बाइडन का सर्वोच्च नागरिक है सर, सम्मान तो छोड़ दीजिए। सम्मान तो छोटी चीज है, वो बड़ा सर्वोच्च नागरिक है। सर देखिए, दो तीन चीजें हैं। बाइडन का जो सबसे पहला डोनर था वो जॉर्ज सोरोस था। उनके मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन के अंदर $130 मिलियन सोरोस ने दिए थे। री इलेक्शन कैंपेन के अंदर करीब $250 मिलियन के जो अभी तक पब्लिक में रिपोर्ट्स हैं वो सोरोस ने दिए थे। सोरोस जो ये डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट में जो एक टॉर्चर कैंपेन चलाते हैं, मैं बड़ा क्लियर वर्ड यूज कर रहा हूँ, टॉर्चर कैंपेन, देशों को तंग करने का जो एक कैंपेन चलाते हैं, जितने भी ये क्या रेटिंग चलाते हैं, डेमोक्रेसी प्रमोशंस होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो सारा काम सर जॉर्ज सोरोस की पैसे से होता है। अब देखिए सर, ये स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी 1985 में बनाया गया था सर, जब 79 में इनकी एक चर्च हियरिंग के हिसाब से सीआईए को एकदम मना किया था कि बिल्कुल भी आप देश के बाहर उल्टे काम नहीं करेंगे। अब 78-79 में ये डिसीजन हुआ, एक साल के अंदर क्या हुआ इनके साथ सर, आप देखिए, पूरी तरह से इनका जो ईरान में रेवोल्यूशन हो गया, अफगानिस्तान में सोवियत घुस गए, तो इन्होंने देखा यार हमारा तो पूरा हाथ ही निकल गया है भाई सीआईए को बंद करके। तो इन लोगों ने फिर 83 में दोबारा से बोला कि भाई हमको गेम खेलनी पड़ेगी, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने बोला ये गेम हम नहीं खेल सकते क्योंकि सीआईए का नाम बदनाम हो रखा है, हम ये सब नहीं कर सकते। उन्होंने बोला नहीं नहीं जी, हम डेमोक्रेसी प्रमोशन करेंगे। तो डेमोक्रेसी प्रमोशन करने के लिए इन्होंने नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी बनाई, जिसका बजट बाय द वे $100 बिलियन के करीब में है। उनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से ज्यादा बजट है इनका। तो उसी के तहत सर काफी सारी एनजीओज, काफी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये लोग काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूएसएआईडी। यूएसएआईडी का काफी अच्छा नाम भी है, बुरा नाम भी है। तो ये लोग काम करते हैं। तो यूएसएआईडी आगे जाके एनजीओज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो भी उनको जो टास्क वास्क करना होता है वहां करते हैं।
तो यहाँ पर आते हैं जॉर्ज सोरोस, जिनकी जो एनजीओ या जो मर्जी बोल लीजिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, और जहां पर इन दोनों का गठजोड़ बीच में मिलता है, ये वहां पर फिर गेम खेलते हैं। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट में सर, अगर आपको याद होगा पिछली बारी जब डोनाल्ड ट्रंप भी पावर में थे, तो जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तब उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप थे पावर में, जी। और सीए के जो प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, यहां तक कि वो भारत में भी आए थे। उस टाइम पे भी जॉर्ज सोरोस का इतना हाथ था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि जितना पूरा प्रेशर भारत के ऊपर डाला गया था सीएए के टाइम पे और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस था। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन जो इनका बैकएंड है वो फिर भी काफी तगड़ा रहता है। इस बारी वो बैकएंड हिल रहा है ना, इस बारी बैकएंड अगर हिल रहा है तो उससे हिलने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक वो बोलते हैं ना, मस्का मलाई लगाने की कोशिश की जा रही है, और इनका एक लेवल एलिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप आके इनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, कुछ करता है, तो एक ये चीज एक प्रेशर रहता है कि यार इसको तो हमने मेडल ऑफ ऑनर दिया था, अब ऐसे नहीं इसको, इसकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकते, ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा है। साथ में देखिए सर, एक और को दिया है मेडल ऑफ ऑनर, मेडल ऑफ फ्रीडम, जो है हिलरी क्लिंटन। तो ये पूरा कबाल है सर, जो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट का पूरी तरह से और अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट का पूरी तरह से अपना खेल आगे लेके जाते थे। हिलरी क्लिंटन इराक में इन्वॉल्व थी, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व थी। सबसे बड़ा काम जो उसने करा था लिबिया में, जहां उसने मोहम्मद गद्दाफी को मरवाया था, और इनका अपना स्टेटमेंट है कहते हुए कि वी केम एंड ही डाइड। तो ये इनकी हालत है। अब देखिए सर, जॉर्ज सोरोस जो है हमारे लिए एक एक गुनहगार है, हमारे और भी देशों के लिए गुनहगार है, बट कुछ देशों के लिए वो हीरो है सर। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, कनाडा जैसे देश में जो उनकी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थी सर, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, वो प्रीवियस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड एक जर्नलिस्ट होती थी, और जर्नलिस्ट के तौर पे जो उनका करियर, जो पर्सनल करियर उन्होंने आगे बढ़ाया था, वो जॉर्ज सोरोस ने ही किया था। जस्टिन ट्रूडो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पार्ट है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड उनकी पार्ट है, जर्मनी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है। तो ये कोई छोटा आदमी नहीं है सर, इसने अपने हाथ पैर इतने जगहों पे डाले हुए हैं कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर दे सकता है लोगों को, जहां पर उस पॉलिटिकल प्रेशर के तहत वो लोगों को इस जगह पे फोर्स कर सकता है कि उसको ऑनर किया जाए। बट मजे की बात यह है कि वो खुद नहीं आया अवार्ड लेने के लिए, उसने अपने बेटे को भेजा। अब यहाँ पर मैं बेटे के बारे में बताऊं सर, बेटे ने अभी रिसेंटली शादी करी है एक लड़की से जिसका नाम है हुमा अल्बदीन। हुमा अल्बदीन एक पाकिस्तानी ओरिजिन की लड़की है बाय द वे, जो हिलरी क्लिंटन की राइट हैंड थी सर। तो ये जी, लोग जी। इतने डीपली कनेक्टेड हैं। और देखिए सर, बाइडन इस टाइम पे पता नहीं उसका दिमाग कितना चलता है, नहीं चलता, लेकिन डेमोक्रेटिक इनसाइडर से जो डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के बाहर निकले हैं, एक ली जिंग ली करके एक लड़की है जो जो इनके लिए फंड रेजिंग करती थी, जो वो बाहर निकली है, उसने आके तो बड़ा क्लियरली बोला है कि इसका दिमाग नहीं चल रहा है अभी, पीछे से इसको चलाया जा रहा है, और बाकी सब आपके सामने है सर। ये देखिए, मैं बयान भी आ गया है जॉर्ज सोरोस का, और एलन मस्क ने तो इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों बयान ही हम सुना देते हैं, पढ़वा देते हैं। सम्मान से अभिभूत हूं सोरोस, इस सम्मान से गदगद गदगद जॉर्ज सोरोस ने एक बयान में कहा, एक अप्रवासी के रूप में जिसने अमेरिका में स्वतंत्रता और समृद्धि पाई है, मैं इस सम्मान से बहुत अभिभूत हूं। मैं इसे दुनिया भर के उन कई लोगों की ओर से स्वीकार करता हूं जिनके साथ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पिछले 40 वर्षों में साझा उद्देश्य बनाए हैं। लेकिन मस्क ने क्या कहा है? राष्ट्रपति बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस के सम्मान में जो कुछ कहा, उसे सुनकर अमेरिका के दूसरे खरबपति एलन मस्क तिलमिलाकर रह गए हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने कहा कि ये हास्यास्पद है कि बाइडेन सोरोस को मेडल ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं। एलन मस्क ने कहा कि मेरे विचार से जॉर्ज सोरोस मूल रूप से मानवता से ही नफरत करते हैं। सोरोस पर तीखी टिप्पणी करते हुए एलन मस्क ने कहा कि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो
सभ्यता के ताने बाने को ही नष्ट कर रही है। तो ये बहुत कड़ी टिप्पणी मैं तो मानता हूं कि उनकी तरफ से आई है साहब। देखिए सर, ऐसा है, भारत में एक इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी है। कई लोग खुले खुले देख के, अब वो इसके बेटे के साथ इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया था तो बोलना शुरू हो गए, अच्छा इन्होंने हाथ जोड़ लिया है, ये कर लिया है। देखिए, इनकी जो बैटल लाइंस है ना सर, वो बड़ी जबरदस्त तरह से ड्रॉन है और उसमें कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए। एंड इलॉन मस्क ने जॉर्ज सोरोस को सेटन बोला था, तो उसने उसको बेसिकली एक भूत, एक पता नहीं किस किस तरफ से पोजीशन करने की कोशिश करी थी। तो ये बिल्कुल भी लॉस नहीं है कि सर इन दोनों गुटों के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो अभी आएगी, उसके तहत ये जितने भी हिडन फंड्स इधर-उधर जाते हैं, उसका जो निगरानी है, उसका जो ऑडिटिंग है, वो 2 लोग करेंगे सर। उसमें हैं इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी। तो ये जाती हुई एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि भैया ये जो, या तो इनके साथ डील करो, कुछ बैक एंड पे अपने आप को बचाओ, या इनको इतना बिज़ी रखो कि भई ये फँसे रहें। और आप देखिए उसके बाद किस तरह से अटैक्स और ये सब चीज़ें हो रही हैं अमेरिका के अंदर। तो ये बोलते हैं ना, एक गंदा खेल है सर, बहुत गंदा खेल है। और मेरे को तो सुन के ही अजीब लगता है कि अपने ही देश के अंदर आप ऐसे खेल खेल रहे हो। बट जब मैं अपनी पॉलिटिक्स को देखता हूँ तो फिर विश्वास हो जाता है एकदम से कि हाँ यार, अपने देश के साथ गेम खेलते हैं लोग। और कि नहीं, वो अपनी कुर्सी का सवाल है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में किस नागरिक को क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन जीता है, कौन मरता है। बट बहुत डेंजरस टाइम है सर ये लोग, ये इस टाइम पे वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इनको पता है कि जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। और बदलते-बदलते अगर ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, तो इनका अगले 10, 15, 20 साल तक कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ये चीज़ इनको बड़ी क्लियरली समझ में आ गई है। तो उस अस्तित्व को बचाने के लिए ये जितने मर्ज़ी डेस्परेट एक्शंस करेंगे सर, और मैं आपको सही में बोलूँ, ये शेमलेस होके एक्शंस करेंगे। इन्होंने एक तिनके भर की इनको शर्म नहीं आनी है। दुनिया में जो मर्ज़ी गाली दे दे जॉर्ज सोरोस, अब इसको आप भारत के नज़रिए से देखिए। भारत ने 1 डेढ़ महीना पहले पार्लियामेंट में खड़े होके स्टेट डिपार्टमेंट और जॉर्ज सोरोस पे सीधा निशाना साधा है। सीधा। कोई इधर-उधर की बात नहीं बोली, जॉर्ज सोरोस और स्टेट डिपार्टमेंट में सीधा निशाना डाला है। और वही स्टेट डिपार्टमेंट और जॉर्ज सोरोस को आप ऑनर कर रहे हो उसके बाद। तो आप एक तरफ से भारत को बोलते हो कि भई आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हैं, तो आपको थोड़ी-सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर आपको मैं रिमाइंड कराऊँगा, जयशंकर जी अभी वापस आए हैं अमेरिका से, और आते साथ आप देखिए 2 वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल, ये, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ है। अब उस झगड़े को कुछ साइड करने के लिए प्लस अपनी थोड़ी नींव बचाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। आदि जी, अभी आपने कहा है कि ये अपने दिमाग से तो काम कर नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं से कहा गया होगा, तब ये सोरोस को और हिलेरी को ये सब सम्मान दिया गया है जाते-जाते। ज़ाहिर है, डीप स्टेट की तरफ से ही ये सब प्रेशर होंगे। और चाहे एलन मस्क हों, रामास्वामी हों या डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं डीप स्टेट को खत्म करूँगा। कर पाएँगे क्या ये लोग? क्योंकि जितनी ताकत उनकी है, जितना वो वाक़ई गहरे तक घुसे हुए हैं, तो ये सब अब जाते-जाते भी देख लीजिए क्या खेल करवा रहे हैं वो। देखिए सर, डीप स्टेट को खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा कि यू नो कि ये लोग खत्म कर देंगे। डीप स्टेट के साथ सर इनको डील करनी पड़ेगी। देखिए, जो चीज़ मैं हमेशा भारत के लिए भी बोलता हूँ कि डीप स्टेट को आप लड़ नहीं सकते, बिकॉज़ दे आर जस्ट टू पावरफुल। आपको इनको बिठा के या इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा। उसके उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लड़ना है तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि खून बहेगा और बहुत खून बहेगा सर। ये चीज़ हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ मेरे हिसाब से इनको भी पता है। अब डीप स्टेट के अंदर चक्कर क्या है सर, एक क्रैक आ चुका है।
जो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक आ चुका है और कुछ नए लोग घुस गए हैं उसके अंदर। तो तभी ये हड़कंप मची हुई है। जो पुराना डीप स्टेट था वो रजवाड़ों पे चलता था, जो नया डीप स्टेट है वो टेक्नोलॉजी पे चलेगा। तो ये चीज आपको दिखती है कि जितने भी टेक्नोलॉजी वाले हैं वो उसके अंदर घुस गए हैं। इलॉन मस्क है, पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज है, और काफी सारे जो बिग टेक के जो लोग हैं वो अभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि इनके बीच में झड़प के अंदर काफी लोग कुटेंगे बीच में, और काफी जगहों में आग लगेगी चारों तरफ दुनिया में। तो ये एक फिनोमिनन है सर, और इसके अंदर भारत को एक बहुत बड़ा खतरा भी है, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आपको अपने जो बात आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि जब झड़कम होती है तो बीच में आप कुछ एडवांटेज लेके आगे जा सकते हो। और यहाँ पर मैं यही बोलूंगा सर आपको, अगर आप देखें मोदी साहब बहुत टाइम से एक चीज बोलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी। जब भी वो यूएस जाते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के चीफ से ही मिलते हैं। वो जी, जी। बनाने वालों से नहीं मिलते, वो कार बनाने वालों से नहीं मिलते, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी चीफ से मिलते हैं। तो आप भी एक बेट्स अपनी हेड्स कर रहे हो दोनों तरफ से कि अच्छा ठीक है यार, ये तो हमको पसंद नहीं करते हैं, तो हम दूसरी तरफ से बात करके देखते हैं कि क्या भारत का रोल आगे हो सकता है, किस तरह आपके साथ काम कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने इंटरेस्ट को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। तो लड़ना तो सर, और तोड़ना लड़ना ये तो अच्छी चीजें हैं बोलने के लिए, बट मेरे हिसाब से तोड़ना और लड़ना पॉसिबल नहीं है। आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपनी जगह को एस्टैब्लिश करके, अपनी जगह को स्ट्रेंथन करके आगे लेके जाना पड़ेगा अपने आप को। इनका पार्ट ना बन के एक चेंज के लिए आपको एक वो चीज बोलनी पड़ेगी। तो जो चीज अगर आपको याद होगा मोदी साहब ने भी बोली थी अभी समिट ऑफ द फ्यूचर यूएसए में जब वो गए थे, उन्होंने बोला था रिफॉर्म फॉर रेलेवेंस। ये 3 शब्द बोले थे, इसका मतलब बदलिए, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज एक एक है, तो आपको बदलना पड़ेगा, और ये बड़ा क्लियर हिंट है। और जयशंकर जी ने अपनी किताब में भी यही चीज लिखी है, व्हाई भारत मैटर्स के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि फाइटिंग द ग्लोबल पावर्स इज नॉट इजी, बट आपको जाके उनके साथ डील करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जहां लड़ना है वहां लड़ना है, बट जहां पर आपको उनके साथ बात करके समझौता करना है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि आपको भी थोड़ा, ये इतने 400,000 साल से बाय द वे ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है ये दुनिया को चला रहा है, तो आप एकदम से इनसे लड़ तो नहीं सकते। आप 4 साल में तो इनको खत्म नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। या तो इनकी टांगे पूरी तरह से काटिए एंड देन वेट फॉर द ब्लड बाथ, या फिर आप डील करिए इनके साथ। जो खराब एलिमेंट्स हैं उनको साइड करिए, जो ठीक एलिमेंट्स हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ एक रीस्ट्रक्चर करिए इस चीज को, ताकि दुनिया थोड़ा अच्छे से आगे चल सके। आदि जी, बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और थैंक यू। महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।